नमस्कार, मैं तृप्ति पंडित आप सभी लोगों का सुकरात आईएएस की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद हैं यूपी पीसीएस 2016 में सेलेक्टेड अभिनव मिश्रा जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं। तो अभिनव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सुकरात आईएएस में। जी बहुत शुक्रिया। सुकरात आईएएस की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मुझे आज इस मंच पे बुलाया। तो अभिनव जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ और वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई है। तो गोपालगंज मेन डिस्ट्रिक्ट से या फिर किसी गांव से? नहीं, मैं गोपालगंज के गांव से बिलोंग करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से। बिल्कुल मेरी पढ़ाई लिखाई प्रारंभिक गांव से ही हुई है, ग्रामीण क्षेत्र है पूरा। जी। तो आपके गांव के लोगों को आप पर बहुत गर्व होगा? जी बिल्कुल, गांव के लोग इस मेरे परिणाम आने के बाद भी बहुत गांव के लोगों में खुशी थी और स्थानीय अखबार वगैरह में भी आया था कि गांव के लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस किए थे। जी, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? जी मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं शुरू से ही मतलब 10th के बाद से ही मेरी रुचि मानविकी विषयों के प्रति रही। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन और पीजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया मैंने, और उसके बाद फिर एमफिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से कर रहा था। तो बीएचयू और जेएनयू जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, जगह से, यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पढ़ाई की है। जी। तो डेफिनेटली आपको ये सफलता तो प्राप्त होनी ही थी, लेकिन फिर भी आप इस सफलता का श्रेय किसको प्रदान करना चाहेंगे? जी, इस सफलता का श्रेय ईश्वर के साथ साथ अपने परिवारजन और अपने मित्रगणों को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर कदम मुझे मोटिवेट करने का प्रयास किया। जी। तो आपकी जो तैयारी थी जी, वो आपको कब ख्याल आया कि आप सिविल सेवा परीक्षा में, आपका रुझान किस प्रकार आया? किस तरीके से आपने सोचा कि आप सिविल सेवा परीक्षा की ओर उन्मुख हों? सिविल सेवा परीक्षा की ओर उन्मुख होने के लिए सबसे पहले एक मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनका सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ। तो +2 के ही समय से हमारे दिमाग में था कि 10th के समय से ही कि हमें यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम और सिविल सेवा एग्ज़ाम में मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए। एक उनसे हम लोगों को पूरे परिवार में मोटिवेशन मिला कि अच्छा किया जा सकता है। जी। तो जेएनयू की पढ़ाई के साथ ही आपने अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी? जी, मैं एमए के बाद जब मैंने बीएचयू से एमए किया, फिर एमफिल के दौरान मैं जेएनयू गया और एमफिल के दौरान मैं प्रिपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि जेएनयू में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए एक अलग ग्रुप बना के रहते हैं और बढ़िया से तैयारी करते हैं। तो वहाँ एमफिल और पीएचडी के दौरान मैंने तैयारी अच्छे से शुरू कर दी। जी। तो आप सिर्फ पीसीएस के ही एग्ज़ाम तक सीमित हैं या फिर आप यूपीएससी के भी एग्ज़ाम देते हैं? जी, मैं दोनों एग्ज़ाम देता रहा। अभी फॉर्चुनेटली मेरा यूपी पीसीएस वाले में हुआ, तो अभी वही दोनों परीक्षाओं की मैं तैयारी साथ में करता रहा। जी। तो बदलते हुए स्वरूप में तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी फर्दर, जैसा बदल रहा है स्वरूप? हाँ, एग्ज़ाम का स्वरूप तो बदल रहा है, लेकिन अभी जैसे स्टेट पीसीएस यूपी की बात करें तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस का पैटर्न लगभग अब एक तरह का हो गया है, और कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत सहूलियत है कि एक ही साथ केंद्रीय सेवा के साथ साथ आप राज्य लोक सेवा आयोग की सेम पैटर्न से आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में अंतर जरूर है। जी। तो आपने जिस तरीके से यूपीएससी की तैयारी की, आपने बताया पीसीएस की भी तैयारी की, तो आपने दोनों में संतुलन किस प्रकार बनाया? दोनों में संतुलन साथ में, जैसे कि अभी आज के डेट में देखा जाए तो पैटर्न सेम है, लेकिन दोनों की तैयारी लगभग जीएस वगैरह सेम ही है। और आज के यदि 18 वाले या 2019 में आप कमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं यूपी के, जैसे कि मेरा जिस बैच में हुआ उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभी का जो पैटर्न है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की सेम तैयारी है। थोड़ा सा एडिशनल में यूपी स्टेट के बारे में, यूपी का कल्चर, यूपी की चीज़ें, जैसे यूपी का भूगोल, यूपी की संस्कृति, ये एडिशनल थोड़े थोड़े, और यूपी के जो करंट अफेयर्स है वो उसमें ऐड करना है। बाकी कमोबेश तैयारी सेम है। एक ही तैयारी से हम दोनों एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो अभिनव जी, जैसे आपने बताया कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जी। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के बावजूद आप बीएचयू गए, आप जेएनयू गए, उसके बाद आप सिविल सेवा की परीक्षा में आए। जी। तो आपको किन किन समस्याओं का जैसे सामना करना पड़ा होगा? देखिए, निश्चित रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के कारण कुछ माध्यम संबंधी या मटेरियल, जैसे आमतौर पर हमारे क्षेत्र के लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाई लिखाई करते हैं,
और सिविल सेवा की परीक्षाओं में देखें तो अंग्रेजी में मटेरियल ज़्यादा अच्छा उपलब्ध है, लेकिन हम उसको थोड़ा मेहनत करें और अंग्रेजी के मटेरियल को भी पढ़ने का प्रयास करें, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, खासकर पीसीएस संबंधी परीक्षाओं में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और आईएएस की परीक्षा में यदि हम कुछ इंग्लिश मीडियम के कुछ ऐसे मटेरियल्स, कुछ एरिया हैं जैसे साइंस टेक वगैरह, वहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ने का प्रयास करें तो आराम से सिविल सेवा परीक्षा में ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने से बहुत नुकसान नहीं होना है। उल्टे मुझे लगता है जिस तरह का बदलता पैटर्न है, वैश्वीकरण का ग्राम समाज पे प्रभाव, महिलाओं पर प्रभाव, तो उन सब सवालों में हो सकता है कि हम अपने अनुभव से ज़्यादा बेहतर लिख पाएँ। ऐसा मुझे व्यक्तिगत तैयारी करने के दौरान लगा। तो आपकी तैयारी के स्वरूप में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही पीसीएस की तैयारी के लिए? हाँ, पीसीएस की तैयारी के लिए एक तो मेरी स्ट्रेटजी में सबसे पहला चीज़ जो शामिल रहा वो रहा विकल्प, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे पास, जैसे मैं गैर तकनीकी पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैंने आर्ट्स ऑप्ट किया, तो इस तरह के जो गैर तकनीकी पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको एक विकल्प ले करके चलना चाहिए, जो इसलिए मैंने साथ साथ एमफिल और पीएचडी का विकल्प मैंने सामने रखा कि क्योंकि इस परीक्षा में हम जानते हैं कि श्रम के साथ साथ जो आपका कर्म है, जो श्रम है, उसके अलावा इसमें कहीं ना कहीं कुछ भाग्य का भी, ऐसा मुझे लगता है कि रहता है। तो आप साथ में करियर ऑप्शन लेके चले, तो मैंने एमफिल और पीएचडी को साथ में विकल्प के तौर पर ले चला, और आगे विद्यार्थियों के लिए भी मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने विकल्प साथ में लेकर चले, कि ऐसा ना हो कि इस परीक्षा में ना हो तो फिर आपके पास कोई विकल्पहीनता जैसी स्थिति रहे। तो आपने ऑप्शनल जो आपका था? जी, यूपी पीसीएस में मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री और सोशल वर्क था। इन दोनों विषयों को लेने का खास कारण ये रहा कि इतिहास में मेरी रुचि रही है। मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है हिस्ट्री रहा है, मैंने बीएचयू से हिस्ट्री में ही ग्रेजुएशन और पीजी किया है, और बीए के दौरान मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ा था। तो और सोशल वर्क मुझे थोड़ा सा सिमिलर लगा कि सोशियोलॉजी बीए में जो मैंने पढ़ाई की थी उसका इसमें सोशल वर्क में कहीं ना कहीं उसका कुछ रोल रहा, और हिस्ट्री पे मैं ज़्यादा फोकस किया, हिस्ट्री से ग्रेजुएशन और पीजी था, तो वो इसलिए मैंने ऑप्शनल के तौर पे अपने अकादमिक पृष्ठभूमि को ज़्यादा बेहतर समझा। तो जैसे कि आपने अपनी एकेडमिक पृष्ठभूमि को ज़्यादा बेहतर समझा जी, तो कुछ एस्पिरेंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि जिनका एकेडमिक पृष्ठभूमि अलग होती है और वो ऑप्शनल अलग ऑप्ट करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के बारे में, उन एस्पिरेंट्स के आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से हमारे साथ भी ऐसे बहुत लोग थे जो बीटेक थे, कोई मैकेनिकल इंजीनियर रहे, किसी ने जूलॉजी से बीएससी किया है, और उन लोगों ने हिस्ट्री, सोशल वर्क या इस तरह के सब्जेक्ट्स उन्होंने ऑप्ट किए। तो ज़रूर इसमें है कि बैकग्राउंड का कुछ फ़ायदा है कि आपको लग रहा है कि आपने हिस्ट्री लिया है या आपका जो मैकेनिकल इंजीनियर जो, लेकिन आपकी रुचि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मैंने देखा कि आपकी, जैसे आप इतिहास में आप ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी कर रहे हो सकता है कि आपका रिसर्च ओरिएंटेड, आपका माइंड मतलब बहुत ब्रॉडर लेवल पे इतना हो जाए कि आप उसमें बहुत डीप चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी रुचि किसी अन्य विषय में है जो आपका अकादमिक बैकग्राउंड के आपसे वो मैच नहीं कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रुचि जरूर उसमें गहरी होनी चाहिए, क्योंकि उस रुचि के हिसाब से आपके लेखन और आपके ओवरऑल सारी तैयारी में उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है कि आपकी रुचि किस विषय में ज़्यादा है। तो अभिनव जी, जिस तरीके से अब पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे जी पीसीएस में, जी जी, तो अब सब्जेक्टिव हो गया है, सब कुछ डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। जी जी, अब यूपीएससी की तरह अब हमें यूपी पीसीएस में भी मेंस में आंसर राइटिंग पैटर्न फॉलो जी करना जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जिस तरीके से यूपीएससी का भी मेंस दिए हुए हैं, जी जी, तो मैं ये चाहूंगी कि आप थोड़े एस्पिरेंट्स को ये बताएं कि किस तरीके से वो आने वाली परीक्षा में, आगामी परीक्षा में अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करें। जी, एक बहुत ही अच्छी बात है जो अभी तैयारी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके फ्यूचर जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में भी हैं या फिर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि यूपीएससी और स्टेट सिविल सेवा की परीक्षा की पद्धति एक हो गई है। यानी कि अब ये दोगुनी मेहनत से अब जो आने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत स्वर्णिम अवसर के समान है कि आपको अलग से ऑब्जेक्टिव
जैसे इसके पहले यूपी पीसीएस में ऑब्जेक्टिव, मैथ्स, स्टैट ये सब आपको तैयार करना होता था, उससे आप बच रहे हैं। अब आप एक ही साथ यूपीएससी की और यूपी की साथ में तैयारी कर सकते हैं। सारा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 लगभग सारी चीजें सिमिलर हैं, जिसमें आपको किसी भी बहुत अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा बहुत आप स्टेट सिविल सेवा परीक्षा में यूपी पीसीएस में जो आपको मेहनत करनी है, जो यूपीएससी से अलग, वो ये है कि आपको यूपी का कल्चर सारे पेपर में यूपी की थोड़ी थोड़ी जानकारियां आपको रखनी है। और 2018 मुख्य परीक्षा में भी मैं अपीयर हुआ था, तो मैंने ये चीज देखा कि यूपीएससी की ही तरह सारा पेपर रहा। 2018 का जो मुख्य परीक्षा रहा उसमें करंट अफेयर से लेकर के सारी चीजें एकदम यूपीएससी की तरह थी, और बस थोड़ा सा यूपी के पोर्शन जैसे बुंदेलखंड की संस्कृति, ये थोड़ी सी विशिष्ट मतलब चीजों को अलग से किसी डायरी में नोट करके आप तैयार कर ले, यूपी संबंधी चीजें, या आपके संस्थान से जोड़ के सुकरात आईएएस से इन चीजों पर काम कर ले, तो ये बेहतर तरीके से हो सकता है। और अलग से अतिरिक्त मेहनत नहीं है। जो चीज आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं वही चीज आपको यूपी पीसीएस के लिए पढ़ना है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कि जिनका हिंदी बैकग्राउंड होता है, हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो आजकल यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, तो थोड़ी सी ये मान्यता है कि जो आयोग हैं वो थोड़ा मीडियम के प्रति बायस्ड हैं, तो इसमें आपकी क्या राय होगी? मेरा मानना है कि आयोग कभी मीडियम के लिए बायस नहीं होता है। मेरा अपना ये मत है कि यदि हम मेहनत करें, ढंग से चीज़ों को पढ़ें, जैसे नो डाउट जैसे साइंस टेक है, साइंस टेक के डेवलपमेंट, उसका मतलब हिंदी अनुवाद बहुत यांत्रिकी तरीके से करने से उस तरह से नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा मतलब टेक्निकल जैसे टेक्नोलॉजी संबंधी सवाल, तो उनके मटेरियल में दिक्कत आती है हिंदी मीडियम में। बाकी यदि हिंदी मीडियम में अच्छे से तैयारी करें तो निश्चित रूप से यूपीएससी में भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो शीर्ष रैंक वाले हैं, या यूपी पीसीएस में ही देखें तो हिंदी मीडियम से लगातार काफ़ी लोग एसडीएम, डिप्टी एसपी और अच्छे पदों पे बहुत कैंडिडेट्स हैं जो हैं। हाँ, मीडियम को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन का रेट कम है, और थोड़ा बहुत यूपीएससी में ये भी देखना है कि कितने हिंदी मीडियम के लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। बाकी मेंस लेवल पर हम देखें तो यूपी और यूपीएससी दोनों में हिंदी मीडियम को लेकर के यूपी पीसीएस में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट का रेशियो भी हम देखें तो हिंदी मीडियम से मेरे साथ के ही तमाम लोग हैं जो हिंदी मीडियम से बहुत शीर्ष रैंक को प्राप्त किए। तो मुझे नहीं लगता यदि आप मटेरियल पे काम करें, आप थोड़ा ब्रॉड लेवल पे पढ़ाई करें तो मीडियम बहुत मैटर नहीं करता। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से था और हिंदी मीडियम से मैं इंटरव्यूज देता रहा हूँ, या यूपीएससी का मेंस का एक्सपीरियंस रहा, तो उस हिसाब से मैंने देखा कि यदि खुद में इम्प्रूवमेंट करें आंसर राइटिंग में, तकनीकी पहलुओं को थोड़ा सा हम अंग्रेजी में पढ़ के उसका हिंदी में नोट्स तैयार करें और हिंदी में ही हम बेहतर करने का प्रयास करें तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आनी है। तो अभी यूपी पीसीएस आने वाले टाइम में इंटरव्यू की परीक्षा लेने वाले हैं, इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आने वाले समय में चाहे तो वो इंटरव्यू देने वाले हों, उसके बाद फिर मेंस स्टार्ट होगा अगस्त में, और उसके बाद अक्टूबर में प्री होगा, तो ये किस तरीके से ये लोग तैयारी करें? सबसे पहला पक्ष जो पहला इसमें आपके इन सवालों में जो पहला मुद्दा रहा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू के बारे में एक चीज़ ये है कि इंटरव्यू की तैयारी 10 दिन 15 दिन या हफ्ते भर में नहीं होती। सारे कैंडिडेट्स को मैं सलाह देना चाहूँगा कि इंटरव्यू एक ऐसा पक्ष होता है जो अभी तक आपने क्या किया, तो ये व्यक्तित्व परीक्षण है। इसमें सामान्य अध्ययन का बहुत परीक्षण नहीं होना है। आमतौर पर जो अखबार वगैरह में से आप अपडेट रहें, जो जीए से रिलेटेड आपको लग रहा हो कि इंटरव्यू में क्या पढ़ें, तो आपको करंट वगैरह से अपडेट रखें तो वो ठीक है। लेकिन अदरवाइज हम देखें तो इंटरव्यू आपके ओवरऑल अब तक आपने क्या किया उसका परीक्षण है। आपका व्यक्तित्व कितना सकारात्मक है चीज़ों को लेकर के, जैसे कोई प्रशासनिक समस्या आपके पास रखा जा रहा है तो नो डाउट ये आपके पढ़ाई का बहुत पार्ट नहीं है, ये आपके अवेयरनेस का है। आप आसपास की सोसाइटी को कैसे देख रहे हैं, आपका वर्ल्ड व्यू कैसा है, आप कैसे समस्याओं से कैसे आप लड़ेंगे, प्रशासनिक चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे, और आपका व्यक्तित्व मतलब एक दिन में नहीं बन सकता। इसलिए मैं कैंडिडेट्स को कहूँगा, जैसे अभी 2018 का इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले से आपने जैसा कहा 19 की परीक्षा है, 20 की परीक्षा है, हमारे सामने लगातार परीक्षाएं हैं, तो इंटरव्यू कोई एक दिन की तैयारी नहीं है।
आप अपनी पर्सनालिटी पर काम करें, जैसे अपनी हॉबी पर, कि आपकी जो हॉबी है उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं उन पर पहले से ही आप काम करें। और तमाम वैश्विक जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे अभी कोरोना क्राइसिस है या इस तरह के जो मुद्दे अभी पूरी दुनिया के लिए हॉट टॉपिक्स हैं, उन पर आप एक अपना मंतव्य हमेशा रखते चले। वो ऐसे नहीं हो सकता कि आपका इंटरव्यू कॉल आया और एक हफ्ते पहले आप सोचने लगे कि कोरोना वायरस में भारत की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या दुनिया की स्ट्रेटजी से हमारी स्ट्रेटजी कैसे डिफर कर रही। इस चीज के लिए आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। थोड़ा आप अपनी आंख को खोल कर चले। समाज, साहित्य, खेल, मतलब आप एक चतुर्दिक दृष्टिकोण अपने समाज में डालते चले। और कोई ये एक दिन की तैयारी नहीं है, इसके लिए आपको शुरू से ही ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, मतलब सब कुछ आपका एक ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी एक दिन में नहीं तैयार होती है। तो मेरा कहना है कि आज से ही आप तैयारी, जो 2019 में अपीयर हो रहे हैं, 20 में जिनको अपीयर होना है, वो इंटरव्यू के लिए भी अभी से ही तैयारी करें। हाँ, तो अगला प्रश्न मेरा इसी से ही संबंधित था कि समग्र रूप से तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की, या पहले इंटरव्यू के कॉल आने का इंतजार किया जाए? जी जी, वही उसी प्रश्न के जवाब में, वही आप पूछ रही थी, उसी के जवाब में मैं और ऐड करना चाहूँगा कि समग्र रूप से कभी भी तैयारी करनी चाहिए। मैंने कहा भी कि आप पहले से ही इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। अब ये मत सोचे कि आपका मेंस के बाद अचानक इंटरव्यू कॉल आएगा। हो सकता है आपका पहले दिन ही इंटरव्यू पड़ जाए, 10 दिन 15 दिन के बाद ही इंटरव्यू कॉल आ जाता है, हो सकता है आपका पहले दिन हो। तो इंटरव्यू के लिए आप पहले से तैयार रहें। इंटरव्यू के लिए जो 2-3 चीजें मैं कैंडिडेट्स के लिए कहूंगा कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, एक तो आप अपने ग्रेजुएशन के विषय देख के जाएं कि आपने ग्रेजुएशन में, क्योंकि वो आप अपने अब तक जो आपको कार्य मिले हैं उनके साथ आपने कितना न्याय किया है, तो वही न्याय शायद आप वो उसके पीछे ये एक नैतिक दृष्टिकोण मुझे लगता है होगा कि अब तक आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को आपने कैसे निर्वाह किया है। जैसे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स आप जरूर देख के जाएं, चाहे आपका ऑप्शनल कुछ और हो। जैसे आप सपोज करें कि आपने बीएससी मैथमेटिक्स से किया है या फिजिक्स से किया है और आप सोशल वर्क, डिफेंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर या कोई और विषय आपने ऑप्ट कर लिया है, तो आपको लेकिन अब फिजिक्स के सामान्य सिद्धांत जो हैं या विज्ञान के सामान्य सिद्धांत, तब आप न्यूटन का लॉ भूल गए, तो ऐसी गलतियां नहीं हो। अपने ग्रेजुएशन के विषय को एक बार सरसरी निगाह से कि उसमें आपने क्या, अमूमन कई बार होता है खासकर पीसीएस परीक्षाओं में कि कई कैंडिडेट भूल जाते हैं, बाद तक तैयारी करते करते थोड़ा समय लंबा हो जाता है अवधि, और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यदि वो छोड़ देते हैं तो कई बार वो अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उनके लिए सलाह है कि जरूर अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को एक बार देख के जाएं। दूसरा चीज़ कि अपने ऑप्शनल पे काम कर लें। जैसे मेरा खुद का ही एक 2015 पीसीएस के इंटरव्यू का जो अनुभव रहा कि हिंदी साहित्य मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा एकेडमिक, मैं हिस्ट्री से रहा, लेकिन मेरा ऑप्शनल था। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था जब इतिहास के सवाल समाप्त हुए और जब वो हिंदी की ओर रुके, तो मुझे थोड़ा सा डर था। लेकिन मैंने हिंदी लिटरेचर के अपने सिलेबस के अलावा मैंने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी थी, जैसे कोई भले आपके सिलेबस में नहीं हो, कोई नॉवेल है और बहुत चर्चित है, तो उसको आप उसकी जानकारी रखें। मतलब अपने विषय से इतर भी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। खासकर से साहित्य में है तो अभी चर्चित नॉवेल कौन सा है, अभी हिंदी साहित्य के चर्चित मुद्दे क्या हैं, संस्कृत साहित्य के चर्चित मुद्दे क्या हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित अभी। तो मेरा ये कहना है कि ऑप्शनल तैयार करें इंटरव्यू के लिए, एकेडमिक बैकग्राउंड तैयार करें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, तो यूपीपीसीएस में प्रायः देखा गया है कि आप करेंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से देख के जाएं। जैसे मेरा यूपी आयोग का 2016 के पहले भी मैं 2 बार साक्षात्कार तक पहुंचा था, तो मेरा जो अनुभव रहा कि कुछ जो सिमिलरिटी मेरे तीनों इंटरव्यूज में रही, वो ये रही कि उन्होंने ग्लोबल इश्यूज पे उन्होंने बहुत फोकस किया। जैसे कि सार्क कंट्रीज के बारे में, आसियान कंट्रीज के बारे में, या इंडिया जैसे चाइना अमेरिका के बीच जो डिस्प्यूट हैं, ये सब, ब्रिक्स के बारे में, क्षेत्रीय संगठनों के बारे में, और भारत की वैश्विक मंच पे भागीदारी के बारे में। तो ये सब सवाल कॉमन रहे जो लगातार हर साल, मतलब जब भी इंटरव्यूज आते हैं तो ग्लोबल अफेयर्स, करेंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। और जैसे आपका इंटरव्यू पड़ा किसी डेट को, तो उसके आसपास के, उसके 1 वीक पहले की सारी न्यूज़ आपके पास, मतलब उसको आप थोरली पढ़ के जाएं, अखबार अच्छे से पढ़ के जाएं। जिस दिन आपका इंटरव्यू उस दिन अखबार जरूर पढ़ के जाएं, ज़्यादा बेहतर है। तो उससे अखबार चाहें तो आप किसी से खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं,
और वहाँ गैप में भी आपका यदि मान लीजिए आपका इंटरव्यू लेट पड़ता है तो उस दौरान आप पूरा अखबार पढ़ भी सकते हैं। तो वो ये एक अच्छी बात है कि आप करंट अफेयर्स, ग्लोबल अफेयर्स, इन पे आपको पूरा फोकस करना है। अब बहुत जैसे कोई दुनियावी घटना है जो पूरे दुनिया में चर्चित है, उस पर आपका कोई स्टैंड ही नहीं है, फिर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में आपका नंबर आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कि जैसे अभी कोई कैंडिडेट हैं और उनको नहीं पता है कि कोरोना वायरस के में भारत को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और एक प्रशासक के तौर पर आपको मौका मिले तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको भारत की रणनीति पता होनी चाहिए, वैश्विक रणनीति पता होना चाहिए, लॉकडाउन इम्पैक्ट जैसे क्या रहा, और देशों की क्या रणनीति रही, दक्षिण कोरिया की क्या रणनीति। तो आपको एक अपना ग्लोबल व्यू, करंट अफेयर्स के प्रति आपकी अवेयरनेस ये जरूर आपकी रहनी चाहिए। तो ये मैं यदि समग्र रूप से कहूँ तो 3 चीजें, फाइनल इसको इंटरव्यू को कंक्लूड करूँ तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, ऑप्शनल जो आपने ऑप्ट किया है वो, और तीसरा करंट अफेयर्स, ये 3 चीजें बहुत आप अच्छे से तैयार करके जाएं। तो अभिनव जी, आयोग के आगामी कैलेंडर में सबसे प्रथम परीक्षा मेंस की होगी, तो आप उसके लिए हमारे एस्पिरेंट्स को किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे आंसर राइटिंग फॉर्म के लिए? जी, जैसा कि मेंस का शेड्यूल भी आ चुका है और अगस्त में 25 अगस्त से संभवतः डेट है उसका मेंस का। तो मैं ये कहूँगा कि मेंस के लिए जो सबसे पहले कैंडिडेट को क्या करें कि 2018 का पेपर देख लें, क्योंकि उसके पहले ऐसे पेपर का सारे पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। तो 18 के पेपर को अच्छे से थॉरोली देखें कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। दूसरा कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जैसे या कोई टेस्ट सीरीज ग्रुप, जैसे मैं खुद सुकरात IAS के टेस्ट सीरीज ग्रुप में हूँ, उसमें आंसर राइटिंग संबंधी बहुत सारे मटेरियल आते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर राइटिंग की वे प्रैक्टिस आप लोग कराते रहते हैं। तो उससे इस तरह की संस्थान से जुड़े और आंसर राइटिंग पर प्रयास करें, सबसे ज़्यादा फोकस करें आंसर राइटिंग पे, क्योंकि आपके पास अब UPSC की तरह ही आपके पास समय कम है और लिखना ज़्यादा है, और ढेर सारे प्रश्नों का कम समय में जवाब देना अपने आप में एक चैलेंज है कि आपको 150-200 शब्दों में प्रश्न लिख करके तुरंत आपको अपनी प्रवृत्ति चेंज करनी, हिस्ट्री से ज्योग्राफी में आना है, ज्योग्राफी से कल्चर में। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर करें, जैसे मैं खुद सुकरात IAS वाले टेस्ट सीरीज ग्रुप में हूँ और व्हाट्सएप और इसके थ्रू, इन सबों के थ्रू मुझे अच्छे अच्छे आंसर राइटिंग मॉडल मिलते रहते हैं। और अक्टूबर में जो प्री की परीक्षा है उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी डिफाइन करना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स के लिए? जी, बहुत सारे नए एस्पिरेंट पहली बार अपीयर होंगे मेरे ख्याल से, इस बार तो हर बार अपीयर होते ही हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि 2019 का प्री थोड़ा सा चैलेंजिंग था, मतलब 2018 में काफ़ी सीटें थी और बहुत ज़्यादा रिजल्ट था, लेकिन 2019 से थोड़ा सा चैलेंज लगा कि हाँ, और थोड़ा पैटर्न में भी बैक ईयर जैसे जो रिपीटेड सवाल आते थे कि बार बार एक ही सवाल आ रहे हैं, 30-40 सवाल, 50 सवाल के आसपास रिपीट होना, तो 2019 में ये कम हुआ। इसलिए कैंडिडेट बहुत सतर्क हो जाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बैक ईयर रट के जाएं और आपका सिलेक्शन हो, ये अब थोड़ा सा कठिन हो गया है। इसलिए 2020 का जो प्रीलिम्स होना है उसके लिए मैं कहूँगा कि आप एक तो बैक ईयर क्वेश्चन तो देखिए ही देखिए, लेकिन आप अपने को पूरा जैसे ज्योग्राफी का पार्ट, जैसे इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ACF कंबाइन होने के कारण ये सारे पोर्शन थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट देखें, करंट पे अच्छे से फोकस करें। करंट भी इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग था, तो करंट फोकस करें और अपने लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें हो सके तो, या खुद टेस्ट सीरीज दिया करें और डेली के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करें, क्योंकि पहले की तरह नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता जा रहा है। तो अभिनव मिश्रा जी, आप अंत में हमारे एस्पिरेंट्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये तैयारी जो है इसमें कई बार बाधाएं आती रहेंगी। इस बात के लिए आप, जैसे मैं भी इंटरव्यूज के दिया और नहीं हुआ, मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है, बहुत से कैंडिडेट प्री, मेंस या किसी भी एक चरण से बाहर हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप अपने आप को हर समय मजबूत रखें और हमेशा ये सोचे कि अर्जुन की तरह आपको देखना पड़ेगा, कि अर्जुन वाली आपके अंदर दृष्टि होनी चाहिए। और दूसरा कि आप किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, जैसे आपका इंटरव्यू के बाद भी नहीं होता है या मेंस के बाद भी नहीं होता है, तो इन परिस्थितियों के लिए अपने को तैयार रखें, मजबूत रहें, अपना काम करें। और श्रीमद् भगवद गीता की तरह कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कर्म करिए
और निश्चित रूप से जितने भी लोग मेरे जानने में जितने भी लोगों ने अच्छे से तैयारी की है उनको सफलता मिली ही मिली है। तो ये है हमारे साथ अभिनव मिश्रा जी। मैं आशा करती हूँ आपने इनके जीवन संघर्ष और इनकी सक्सेस स्टोरी से ज़रूर कुछ सीखा होगा, और हम आप सभी लोगों के समक्ष और भी टॉपर्स इंटरव्यू लाते रहेंगे। अब आगामी परीक्षा RO 2016 के लिए की प्री की आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से निर्धारित की जाए, उसके लिए और अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए हम आप सभी लोगों के समक्ष अन्य टॉपर्स इंटरव्यू जल्दी से जल्दी पेश करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।